रैया भारी बादरवा बरसने को नमस्कार। आज के इस अक्षयवट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में आपके सामने अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव जी हैं। इनके जीवन के कई रंग हैं। हम कोशिश करेंगे उन रंगों को आपके सामने लाने की। अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मुझे खुशी है दूरदर्शन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करना, देशवासियों के समक्ष जानकारी देना, इस उद्देश्य से यहाँ हम आए हैं। और हम दर्शकों, आपको जैसा कि मालूम है कि हम इस कार्यक्रम में समाज के उन बुजुर्गों को बुलाते हैं, उनके ज्ञान और उनके अनुभव को आपसे बांटते हैं। अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप आज उम्र के इस पड़ाव में भी किस तरह से इतना ऊर्जावान बनाए हुए हैं अपने आप को? ऐसा है कि बचपन से ही हमें आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति विशेष रुचि थी। हमारे परिवार में 80 वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं के कार्य होते हैं और बायो ग्रेजुएट 1973 के होने के बाद हमारा विशेष रुचि ही रही आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में जड़ी बूटियों द्वारा आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को किस रूप से कम खर्च में और सही निदान कर सकते हैं, ये प्रयास हमारा रहा है। आज श्योर क्योर हर्बल मेडिसिन के नाम से हम समाज के सेवा सभी वर्गों को जी, मैंने कहा कि आप अभी भी इस उम्र में भी आप अपने आप को तरोताजा रखे हुए हैं, तो क्या इसके पीछे भी उसी हर्बल मेडिसिन से हर्बल कहीं सत्य ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ही देन है जी कि इस उम्र में भी 65 वर्ष की अवस्था में भी हम अपने को स्फूर्त और नए रूप में पाते हैं। किसी तरह की शारीरिक समस्याएं नहीं हैं और सुखी और आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। आपने कहा कि श्योर क्योर के माध्यम से समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को कई असाध्य रोगों से आपने मुक्ति दिलाई है, तो आप ये हर्बल मेडिसिन की ओर किस तरह से आपका झुकाव हुआ? हर्बल मेडिसिन से एक तो बायो ग्रेजुएट जैसा आपको बताया कि हम वनस्पति शास्त्र आपने कहा, और हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में जड़ी बूटियों की रही है और असाध्य रोगों के संबंध में बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियों का खास करके बुजुर्गों पर जो प्रभाव पड़ता है उसके निराकरण के लिए ही हमारा विशेष ध्यान रहा है। अब अस्थमा है जी जी, जी। या स्मृति के ह्रास है या पाचन क्रिया संबंधी है, हृदय रोग संबंधी है। अधिकतर बुजुर्गों में या बुढ़ापा का ये रोग कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ स्मरण शक्तियां जो है वो भी घटने लगती है और पाचन क्रिया भी जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब के लिए आपने किस तरह से उसको क्योर के लिए या इस समस्याओं के लिए जड़ी बूटियों का विभिन्न उपयोग है और इस बढ़ते उम्र में ऐसा आम देखा गया कि कब्जियत सबसे बड़ी चीज होती है। जी जी। तो इस कब्जियत को अगर समस्या बुढ़ापे में नहीं है तो आधा बीमारी आपकी ऐसे ही खत्म है। हमारा विशेष हम लोगों का ध्यान रहा है कि कंस्टिपेशन को, कब्जियत को हम लोग शरीर में ना होने दें और खान पान के एक बैलेंस रूप में बुजुर्गों को बताएं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, जिससे आदतों को भी हम नियंत्रित करते हैं। धूम्रपान ना करें, बीड़ी सिगरेट टोबैको का सेवन ना करें, इससे
ज्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि मुख्यतः बीमारियां जो है इन्हीं सब कारणों से इस उम्र में आती हैं। जी जी, आपने कहा कि कैंसर जैसी जो बीमारी है उस बीमारी का भी इलाज आपके पास उन हर्बल मेडिसिन के माध्यम से है। तो कैसे जो कैंसर असाध्य रोग है या और भी कई तरह के असाध्य रोग हैं जिनके बारे में आपने कहा कि हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैंसर जो है ये कोशिकीय न्यूक्लियस में परिवर्तन में, जहां हर एक कोशिका के अंदर में एक न्यूक्लियोलस होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होती है जी। और जब उस न्यूक्लियस का विभाजन होकर बहुत से न्यूक्लियोलस बन जाते हैं, उसी को कैंसर कहते हैं, जिस पर दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता है। आयुर्वेद में इसका सटीक उपचार है, बहुत कम खर्च में और कम समय में। हमारा ध्यान इस पर रहा कि कैंसर विभिन्न शरीर के अंगों में विभिन्न अवस्थाएं में आती है और पुरुषों में स्पेशली पेशाब का जो रीनल कैंसर है या माउथ कैंसर वगैरह, माउथ कैंसर है, शौच से संबंधित कैंसर है, ये बुजुर्गों में पाई जाती है ज्यादा करके। लंग्स में है, लिवर में है, स्त्रियों में बच्चेदानी में है, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, नंबर ऑफ पोर्शंस में अंग में ये बीमारियां फैलती है। इसका सटीक उपचार कैंसर का हम लोग किसी फॉर्मेट में, किसी स्टेज में हमने आयुर्वेद की दवाओं द्वारा 100%, 100% इलाज कर रहे हैं और हमें खुशी है आम जनता के तक इस आयुर्वेद के खोज को हम लोग पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसी प्रयास में हम हैं। स्वास्थ्य साहब, सबसे बड़ी बात है कि कैंसर जैसे असाध्य रोग जो हैं वो शुरुआती लक्षण उनके पता नहीं चल पाते हैं, लोगों को अनभिज्ञता रहती है लोगों में। तो कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे उनको समय रहते उसके बारे में जानकारी हो सके, या यह कि किस तरह से हम अपनी जीवन शैली को बदलें ताकि उस तरह के असाध्य रोग हमारे ऊपर आक्रमण न करें? कैंसर श्रीमान सोमैटिक सेल्स का बीमारी नहीं। अगर घाव होता है मलहम लगाएं, दवाई खाएं, ठीक हो जाता है। ये जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका उपचार भी उसी से है। और ये बीमारी का लक्षण जो है, जैसे आपको हम पहले बताएं कि पेट में कब्जियत होने से या लंग्स में धूम्रपान वगैरह, खैनी वगैरह खाने से या गलत परंपराओं, आदत से या लंबे समय तक दवाओं के सेवन से भी ऐसा पाया गया है कि मिटोसिस, कैंसरियस डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। आजकल एक बीमारी होने पर डॉक्टर लोग 10-12 तरह की दवाएं लिख देते हैं जो आगे चल के कैंसर में डेवलप हो जाती है। तो कैंसर का प्रारंभिक लक्षण तो कॉन्स्टिपेशन से मालूम पड़ता है, हैबिटेट्स में चेंज से मालूम पड़ता है, निद्रा कम आने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगते हैं, उम्र के साथ में कुछ छोटी छोटी बातों पर क्रोध ज्यादा आने लगते हैं, दम्मा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, मेमोरी लॉस होने लगते हैं, भूख कम लगने लगती है। यह कैंसर की प्रिलिमिनरी स्टेज है कि आपको भूख कम लगेगी, निद्रा कम आएगी, जल्दी आपको क्रोध आ जाएगा। तो श्रीमान ये और मेडिकल जांच से, सीटी स्कैन से या अल्ट्रासोनोग्राफी से ही ज्यादा ये बीमारी को पता चल पाता है कि किस स्थिति में यह। आपने कहा कि हम हर्बल मेडिसिन के बारे में अध्ययन कर रखा है आपने, तो इसमें शुरू में काफी कठिनाइयां आई होंगी आपके सामने, तो देखिए तुलसी पत्र भी जड़ी बूटी ही है जी जी, और गांजे अफीम भी जड़ी बूटी ही है। तो कैंसर के कोशिकाओं को, मल्टी न्यूक्लियर फॉर्मेशन को चेक करने के लिए जो जड़ी बूटियां होती है, वो विषैले जड़ी बूटी प्राय होते हैं जी जी जी। उनको बनाना, उनको इस रूप में लाना कि वो कैंसर के सेल्स के मल्टी न्यूक्लियर फॉर्मेशन को चेक कर सके, बड़े ही दुस्तर कार्य है। और मुझे जहां तक है कि 20 वर्षों से ज्यादा समय से हम इस कैंसर की चिकित्सा के प्रति लगे हुए हैं और आज जाकर इसमें 100% चिकित्सा के स्तर तक हम पहुंच पाए हैं। तो कठिन तो बहुत है,
लेकिन जब उपचार की दवाएं बन गई तो बहुत आसान हो गई, सुलभ है। क्योंकि कई तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो देखने में एक जैसी लगती हैं, तो उनको खोजना वो काफी दुरूह कार्य हमको लगता है कि वो होगा। जड़ी बूटी की खोजना, सही जड़ी बूटी की पहचान करना ही आयुर्वेद की सबसे बड़ी समस्या है जी। आज जड़ी बूटी के लिए हमको हरिद्वार, दिल्ली, जयपुर, पटना, स्थानीय क्षेत्रों से, खेतों से जड़ी बूटी के व्यक्तिगत समझ के आधार पर ही जड़ी बूटी हम लोग ले पाते हैं। आमतौर पर जड़ी बूटियों में मिलावट बहुत ज्यादा हो गया है, जिस कारण से दवाओं में उसका निर्धारण सही रूप से, बैलेंस रूप से देना बहुत ही आवश्यक है, जो अपने अनुभव की चीज है। जो भी जड़ी बूटियां लेते हैं, दवाई बनाते हैं, आपको हम शुरू में ही बताए कि मेरे यहाँ 80 वर्ष से दवाओं का काम है। जी, जी। तो बचपन से ही हमको इसका अनुभव है और इसमें रुचि रहे, बायोग्रेजुएट बचपन से ही रुचि रही, बचपन जी। से ही रुचि रही, इसी तरह, इसलिए इस तरह के हर्बल क्षेत्र में आपने प्रवेश किया। और भी आप शुरुआती दिनों में और भी कुछ इनके अलावा कुछ काम किया करते थे? अब जड़ी बूटियों के अलावा सामाजिक कार्यों में आप विकास के क्रम में किस रूप से आम जनता की समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, ये हर्बल रेवोल्यूशन के अंदर में ही ये जड़ी बूटियों का, असाध्य रोगों का चिकित्सा के हम लोग लिए। इसी प्रकार से दूसरी समस्याओं के लिए भी हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति पर अध्ययन किए, किस रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग को हम लोग एक सही रूप से विकास दे सकते हैं, और उस रूप में हम प्रयासरत हैं, जो आगे हम आपसे कभी चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में। आज के इस कार्यक्रम में, अक्षयवट के कार्यक्रम में, हम जानते हैं दर्शकों कि हम उन बुजुर्गों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनके ज्ञान, उनके अनुभव को आपसे बांटते हैं। अखिलेश्वर जी, आगे की जो पीढ़ी है वह पीढ़ी आज काफी तनाव में है, आज भागम दौड़ की जिंदगी वह जी रही है। तो आप इस उम्र के पड़ाव में जो आप पहुंचे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी है, उसे आप किस तरह का सलाह देना चाहते हैं ताकि वह इन बीमारियों से बचे और साथ ही साथ अपना जीवन जो है वह सुखमय बना सकें? देखिए, अपनी सुरक्षा तो किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पर आप करनी पड़ती है, और हम दवाएं ही एक आम जनता को यह सोचकर दे कि एक प्रोफेशनल एंगल से तो हम चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर इसको हम किस रूप से रास्ता दें, वो सही खान पान किस रूप से करें, पथ्य पालन किस रूप से करें, अपने हैबिटेट्स को किस रूप से सही रूप से ला सके, हम लोग का ध्यान इसी पर। तो नई पीढ़ी जो है, खास करके अभी गुटखा है, पान पराग है, तंबाकू है, ये अल्कोहलिक कई तरह का व्यसन से इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। ज्यादा बीमारियों का एक कारण जंक फूड्स है और तले हुए पदार्थ है, गर्म भोजन है, तीखे भोजन है, खटाई है। इस चीज से ज्यादा बीमारियों को होती है। आदमी का आज के श्रीमान फिजिकल लेबर कम हो गया है। आज के डेट में पैसे आदमी के पास ज्यादा हो गए हैं, शारीरिक श्रम कम हो गए हैं। ये बीमारियों का कारण नई पीढ़ी का यही है, और हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी इससे अभी से सचेत हो जाए। अभी सचेत हो जाएंगे तो आगे समय में उनको इन बीमारियों का समस्या बुढ़ापे में नहीं आएगा। अखिलेश्वर जी, देखा जाता है प्रायः कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो एक उम्र के इस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, उनमें कई तरह की बीमारियां जो हैं वो ग्रसित हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित होते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को किस तरह की बीमारियां प्रायः होती हैं और कैसे उन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है? देखिए, उम्र के साथ साथ शारीरिक रोग रोधक क्षमताओं में कमी आती जाती है। और जो रोग रोधक क्षमताओं को विकास के बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में हम लोग चिकित्सा करते हैं। स्मृति ह्रास पहला चीज है। 60 के बाद आपकी याददाश्त कम होने लगते हैं जी। तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और 60 के बाद में आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं तो हम लोग उसकी चिकित्सा करते हैं। घुटनों में दर्द आते हैं, कमर में दर्द आते हैं, सियाटिक नर्व्स में प्रॉब्लम आते हैं, जोड़ों में दर्द आते हैं। आयुर्वेद में
इसकी चिकित्सा इस उम्र के 60 के बाद के ज्यादा समस्याओं का निदान हम लोग करते हैं और सटीक आयुर्वेद में है। ये नहीं है कि एक बीमारी है या अंदाज पर 10 को दवाई दे दिए और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आयुर्वेद में जो दवाएं हम करते हैं श्रीमान, हम पूरी तरह से उसके प्रति जिम्मेवार हैं। किसी इस जड़ी बूटियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हानि रहित दवाएं हैं। हाँ, थोड़ा समय लगते हैं जी। आप एस्प्रो जो नहीं है, कोई अंग्रेजी दवा नहीं है कि तुरंत खाए और सर दर्द ठीक हो गया, आराम हो गया, फिर दर्द हो जाए। इससे हमेशा के लिए आयुर्वेद से आपको इन बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोगों का प्रयास यही है। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, भैषज रत्नावली है, अनेकों हजारों 2000 साल पुराने ये शोध है आयुर्वेद जो ग्रंथ हैं। खास करके हमारे इस पाटलिपुत्र की धरती का आयुर्वेद के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि चरक यही के हुए, और वो च्यवन ऋषि यही के हुए, जीवक जी यही के हुए, अनेकों आचार्य यहां से हुए जो जड़ी बूटी का आयुर्वेद को विकास में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। आज उन्हीं परंपरा को जीवंत करने के लिए सीओके हर्बल लगी हुई है और सफल है इसमें। जी नहीं, आप एक माध्यम के जरिए समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह की बीमारी न हो पाए, ताकि आगे की जो पीढ़ी है वह तो उससे लाभप्रद हो ही, साथ ही साथ जो वर्तमान पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे समाज के, उनको भी आप कई तरह से मदद जो है वो दे रहे हैं, कई तरह के सुझाव आप दे रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप यह भी बताएं कि जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों के कारण कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम पूरी तरह से उन पर हम काबिज हो सकते हैं, पूरी तरह से धन्यवाद आपका सकते हैं। ऐसा है कि उम्र के इस पड़ाव में आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। जी। बीमारी के होने का हेतु को देखना जरूरी है, किस कारण से बीमारी होती है। अब 60 वर्ष के बाद में फ्रिक्वेंट जो आदमी बार बार चाय पीते हैं, एक सामान्य चीज है, छोटी बात है, तो चाय पीने से शरीर के ओएसोफेगस या स्टोमक रीजन तक गर्म होते हैं। फ्रिक्वेंटली 8 कप 10 कप चाय पीते हैं तो आपको शरीर में समस्याएं आने लगती हैं। तो हम लोग इसको समझाते हैं कि चाय ले, पेय के रूप से ज्यादा चाय न ले। इसी प्रकार से ज्यादा गर्म चीज इस उम्र में न लें, खट्टा चीज ज्यादा न लें, ये बीमारियों के कारण है, पेट में कंस्टिपेशन के कारण है। तो ये जड़ी बूटियों के सभी औषधि जो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सभी जड़ी बूटियां ही हैं। और इस जड़ी बूटियों के ये भोजन से या अन्य जो प्रॉब्लम होते हैं उसका निदान भी इन जड़ी बूटियों में ही निहित है। आयुर्वेद इसी को कहते हैं कि जड़ी बूटी से जो प्रॉब्लम होते हैं उसका समाहरण भी, उसका निवारण भी इस जड़ी बूटी से ही होता है। और हमें खुशी है आज जनता की जागरूकता वैश्विक स्तर पर इस जड़ी बूटियों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी, जी, जी। आज हर्बल मेडिसिन में विश्व के अनेक बड़े देशों में शोध हो रहे हैं। एक छोटी सी अस्थमा बीमारी है श्वास की, आज तक जिसकी चिकित्सा किसी भी पद्धति में नहीं लोग बता पाए, आयुर्वेद में उसकी सिंपल दवाई है, हम लोग अस्थमा क्योर के नाम से देते हैं। इसी प्रकार से रक्तचाप में वृद्धि के लिए आते हैं लोग, कहते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि ये दवाई गोली आपको जिंदगी भर खाने पड़ेंगे। ये साहब समाधान नहीं है, ये तो और बीमार बनाने की बात है। आयुर्वेद में कुछ समय 2-3 महीने की ही चिकित्सा होती है, बीमारी जड़ से दूर हो जाती है। पूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद में है, आंशिक चिकित्सा नहीं है और आपको दवाओं पर आश्रित नहीं होना पड़ता। जी, रक्तचाप की बात आपने कही, रक्तचाप आज हर उम्र के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। तो कैसे हम इन रक्तचाप न हो, कोई भी उम्र के लोग हों, चाहे वो कम उम्र के लोग हों, युवा हों या हमारे बुजुर्ग हों, तो क्या? बहुत धन्यवाद साहब। रक्तचाप का मूल आधार है मानसिक तनाव। एक मानसिक तनाव इस उम्र में 60 पार करने के बाद पारिवारिक बातों से या अन्य कारणों से मानसिक तनाव ज्यादा हो जाती है। इस कारण से
न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हार्ट के रक्तचाप में, प्रवाहन में, रक्त प्रवाहन में अनियमितता आने लगती है जो रक्तचाप में वृद्धि करती है। इसके लिए हम लोग खान पान का सलाह देते हैं कि आंवला जैसे साधारण चीज है, रक्तचाप के लिए आंवला का प्रयोग सर्वोत्तम माना जाता है। और दवाओं में हम लोग उसके लिए प्रभाकर बेटी है, अर्जुन के छाल का काढ़ा है, सामान्य चीज है जिससे रक्तचाप आपका सामान्य होता है। लहसुन का प्रयोग है, लहसुन, आंवला, मुनक्का का चटनी हम लोग रिकमेंड करते हैं, इसको खाया कीजिए, इससे खाने से रक्तचाप आपका सामान्य हो जाता है। दवाएं तो बहुत दूर की, नियंत्रित रक्तचाप जो नियंत्रित हो जाते हैं, तो हम उन समस्याओं से निराकरण हो सकता है यदि हम अपना जीवन संयम रखें, संयम पूर्वक उसको बरतें, तो हम फिर इन समस्याओं से निपटारा या छुटकारा हमको मिल सकता है। आपका काफी लंबा अनुभव रहा है, हर वर्ग के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो। आपके जो अनुभव है, मैं चाहूंगा कि आज हमारे दर्शकों के बीच उन कुछ अनुभवों को आप बांटें जिससे कि हमारे दर्शक लाभान्वित हो सकें। हमारा अपना जो अनुभव है कि अपने खान पान में सावधानी बरतना, अपने दिनचर्या को अपने हाथ में रखना, ज्यादा बिजी जीवन इस 60 के बाद में न करना, इस सबसे बड़ा बीमारियों को बचने का ये उपाय है। हम चाहेंगे कि उम्र के साथ अपनी गतिविधियों में भी हम लोग नियंत्रित करें। जी। कहते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर उदय होना, एक निश्चित रास्ते से जाकर एक निश्चित समय पर अस्त होना, हम लोग भी अपने जीवन में इस युग के लिए एक कार्यक्रम रूटीन के अनुसार जीवन करें। हैफेजार्ड वे में अनियंत्रित रूप से जीवन लेना ही समस्याओं को खरीदने की बात है। तो हम चाहेंगे, मेरा अपना अनुभव है कि ज्यादा व्यस्त होना या ज्यादा व्यस्त दिखाना या खान पान में अनियमित करना हम बुजुर्गों के लिए ज्यादा बीमारियां, ज्यादा समस्या है। मेरा अनुभव है कि कम खाएं और गम खाएं, न हकीम के पास जाए न हाकिम के पास जाए, ये पुरानी कहावत है। तो खान पान को नियंत्रित करें और नियमित जीवन यापन करें। मेरा अनुभव यह है कि आपको बीमारी आए नहीं, कब्जियत को ना होने दे, खट्टी चीज, बासी भोजन को त्यागें। आजकल रात को रखे हुए रोटी आदमी सुबह खाते हैं, गांव में खास करके, ये बीमारियों का द्योतक हो जाता है, इससे बहुत बीमारियां ज्यादा फैलती है। और खाने पीने में खटाई का प्रयोग, अचार का प्रयोग ज्यादा करना इस उम्र में पेट में ज्यादा समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इन चीजों से हम लोग बचें तो बीमारियों से हम लोग बचेंगे। और एक बात और है, हमारे कई चिंतक और जो समाज सुधारक हैं उन्होंने कहा है कि हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन हम बूढ़ा हो जाते हैं। हाँ। आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये व्यक्ति से व्यक्ति भय करता है। एक ये नहीं है कोई इस तरीका से करो, लेकिन चिंता जितना आदमी कम से कम करे। कहा गया कि हाड़ मास का शरीर है, परिवार है और चिंताएं होती हैं, लेकिन उसको एक सामंजस्य से बैठा कर चले, एक ढंग से लेकर अपने समस्याओं को हम चले। तो सबसे बड़ी, शरीर सही है तो आपका संसार सही है, शरीर सही नहीं होता है तो संसार में आपको अनेक समस्याएं आती है। मानसिक रूप से आप चिंता कम करें, शारीरिक रूप से आप एक नियमित जीवन जिए। हमारा ये सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से हमें जो है वह चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। हम इस तरह के अपनी जीवन शैली को बढ़ाएं ताकि आगे चल के हमें किसी तरह की परेशानी न हो। और हमें, आपने जैसा कहा कि न तो हमें हकीम के पास जाना चाहिए, न तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो इसके लिए है कि हमें संयमित जीवन जो है वह व्यतीत करना चाहिए। और जो तनाव है, उस तनाव तो जरूर जीवन में आते हैं, तनाव आना भी चाहिए, लेकिन उनको इस तरीके से हल किया जाए, इस तरीके से किया जाए ताकि तनावग्रस्त न हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमको लगती है, आपके अनुसार भी, कि तनाव जो है वो सबसे बड़ा कई व्याधियों, कई रोगों का वह कारण है। तो दर्शकों, हमने आज के इस कार्यक्रम में अखिलेश्वर कुमार श्रीवास्तव जी से बात की। इस अक्षरवट कार्यक्रम में हम इन बुजुर्गों को आपके सामने लाते हैं, इनके अनुभवों, इनके ज्ञान को हम आपसे बांटते हैं ताकि आप इनसे ज्ञान लें, आप इनके अनुभव को अपने जीवन में उतारें और इसी तरह जीवन जो है वह अपना व्यतीत करें ताकि हर कोई, सब कोई खुशी रह सके।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर दोबारा किसी दूसरे शख्सियत के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपको इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रतन राजपूत। आज मैं आप सबको आपके ही भविष्य के बारे में एक जरूरी बात बताना चाहती हूं। यदि आपने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है तो आपको मिलता है एक विशेष अधिकार, वोट देने का अधिकार। यह देश आपका है, सरकार आप चुनते हैं। सरकार में भागीदारी निभाने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना जरूरी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव में वोट डालना। सही उम्मीदवार चुनकर आप अपने देश के भविष्य निर्माण में भागीदार बने। आपका एक वोट आपका अधिकार है, आपकी आवाज है, आपकी शक्ति है। जी हां, आपका वोट आपकी शक्ति है। चुनाव का पर्व है, सोच लीजिए, हर एक मत हकीमती वोट दीजिए। साल 18 पूरे चल दीजिए, युवा वर्ग आगे बढ़ के वोट कीजिए। बेटे 18 के हो गए ना, तो वोट जरूर करना। इससे तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। पांच बरख पर पावन चुनाव के संगे मने भैया, दुए दिनक छुट्टी लगाम अबे संगे वोट खसे भैया। चूकब नहीं, 5 सालक बाद फेर ई मौका भेटत, ते सब काज छोड़ कर चलू वोट खसाबो। मन रहत कि नहीं, बिसरब नहीं। तोहर वोट के हो मोल अनमोल, बटनिया दबई हा जरूर। तोहर वोट के हो मोल अनमोल, बटनिया दबई हा जरूर। अरे देख की रहे है, चला वोट गिराबे ले। हमहू जा रहा है, सभे जा रहा है। बिहार है जिसकी माटी चंदन सी पावन है, ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है। ये बिहार है जिसकी माटी चंदन सी पावन है, ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है, गंगा का आंगन है, गंगा का आंगन है। मेरा बिहार, मेरा बिहार, मेरा बिहार। मोहन बिनु कौन चरई है, माने ना पाए लिया शोर करे। जो भी कहना वह मेरी ज़बानी कहना। दर हो गए बहुत पुरानी, हमारा